हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0, जिसके लिए आज जीके जीएस में हम लोग पॉलिटी सेट 1 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं, तो अब तक जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे और एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए आज पॉलिटी के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? यानी जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे 1950, 1952, 1953, 1954। तो स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करें कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की, कौन सा है यह? अपर हाउस कहते हैं, जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा क्या होता है? कभी भंग नहीं होता है। और इसकी पहली बैठक कब होती है? 1952 में होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और बात कर ले हम राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा क्या होता है? कभी भंग नहीं किया जा सकता इसे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा को क्या होता है? लोकसभा, जिसे मैं लिख रही हूँ, LS लिख रही हूँ, लोकसभा क्या होता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को RS, राज्यसभा को क्या होता है? RS में लिख रही हूँ राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम कभी भंग नहीं कर सकते। इसके 1/3 सदस्य हमेशा बदलते रहते हैं। बात करें सन 1950 की, तो 1950 में क्या कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग बना था 1950 में, जो कि वर्तमान में योजना आयोग को भंग करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया है। बात करें सन 1953 की, तो 1953 में क्या हुआ था? तो सन 1953 में देखिए, यह क्या है वर्ष, और यह जो है 1953 का वर्ष है आंध्र प्रदेश में। यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1953 से संबंधित आ गया है। तो कि आंध्र प्रदेश जो है, क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर क्या बना था? उस समय इसका गठन किया गया था। भाषा के आधार पर अलग राज्य बन गया था। देखिए 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक होती है, रिलेट करिए कि 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक होती है, उसके 1 साल बाद ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो वह आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? यानी कि कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन हुआ जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार बनाया गया कौन सा है? 82वां है, 83वां है, 84वां है या 86वां संविधान संशोधन है? तो हम बात करें आंसर की, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है 86वां संविधान संशोधन। और इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के, याद रख लीजिएगा यह आयु वर्ग, क्योंकि 7 से 14 भी दे देता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ पे है यह मौलिक अधिकार? भाग 3 में है, यह भी याद रखिए। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखते हैं, कह रहे 28वां संविधान संशोधन 1972, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 या 26वां संविधान संशोधन 1971। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 28वां संविधान संशोधन 1972 में ICS अधिकारियों के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, और संसद उनकी सेवा शर्तों को, यानी कि कितनी आयु वर्ग तक के अपनी सेवा को दे सकते हैं, इसको निर्धारित किसने किया? संसद ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा, कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए कितने मद की बात की, कितने जो है, कितनी क्या क्या जोड़ी गई हैं, कितने इसमें विषय हैं,
मद का मतलब किससे है, विषय है, सब्जेक्ट से है कि कितने विषय हैं इसमें, किसमें, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उसमें कितने सब्जेक्ट जोड़े गए, 11, 16, 18 या फिर 20। तो बात करें हम तो कितने, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 18 सब्जेक्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, 18 हैं। बात करें अगर 74वें संविधान संशोधन की तो कब हुआ था, तो 1993 में होता है। ठीक है, 1992, 93 दिया रहता है कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको किया जाता है। और यह संबंधित किससे है, तो यह संबंधित नगर पालिका से, किससे है, नगर पालिका से, याद रखिएगा, नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं, तो टोटल 18 सब्जेक्ट या 18 विषय दिए गए हैं। और यह अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, 12वीं अनुसूची। उसी तरह से 73वां संविधान संशोधन में आगे लिखती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसी तरह से 73वां, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और लागू उसको 1993 में किया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। यह किससे, तो यह ग्राम पंचायत या पंचायतों से, किससे संबंधित था, यह पंचायतों से संबंधित था। 73वां, दोनों बहुत पूछे जाते हैं, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है, यह जो है पंचायतों से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायतों की बात की गई है। और इसमें अगर टोटल सब्जेक्ट, इसमें अगर विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो कितने हैं, टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और यह किस में दिया गया है, तो 11वीं अनुसूची, कौन सी है, 11वीं अनुसूची में यह बात कही गई है। कहाँ पे, 11वीं अनुसूची में। देखिए सारे फैक्ट याद रखिए। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में होता है। संबंधित किससे है, पंचायतों से है। इसमें सब्जेक्ट किससे है, विषय किससे हैं, तो 29 विषय हैं। सब कहाँ पे है, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, सारे फैक्ट आप एकदम अच्छे से याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा का नहीं पूछा है बल्कि राज्यसभा, आरएस की बात कर रहा है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे राज्यपाल बात करें तो इनकी आयु क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष, कहीं कहीं 30 वर्ष दिया रहता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं बार बार जब भी जहाँ भी आएगा यह प्रश्न मैं आपको याद करवाते जाऊँगी, क्योंकि यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग वाला प्रश्न है यह। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राज्यसभा के बारे में एक और फैक्ट याद रखिए हमेशा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। क्या होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठे प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंध लगाने की शक्ति दी गई है। यानी कि बात कर रहा है 6वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसे जो है इसमें से कौन सा है जो भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकारों पर क्या कर सकता है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो कौन है, राष्ट्रपति हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। संसद या सुप्रीम कोर्ट दोनों है। तो बात करें अगर संसद की, देखिए संसद के ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। संसद की तो हमारा संसद ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा कि संसद ही जो क्या है, यह मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो भाग 3 भाग की बात करें मौलिक अधिकारों की तो भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक। याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक कहाँ पे हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 यह मौलिक अधिकारों की बात करता है, भाग 3 में है। और यहीं आगे बढ़ जाएंगे 36 से 51 तक। कहाँ पे है, तो 36 से 51 जो है डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी है। यह प्रश्न देखिए पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार या फिर डीपीएसपी, तो भाई याद है ना 36 से 51 कहाँ पे है, तो यह डीपीएसपी से है। तो याद रखिए कि भाग 4 डीपीएसपी और यह भाग 3 किससे है, तो भाग 3 जो है 12 से 35 यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह 36 से 51 तक। और बात करें आर्टिकल 40 की तो वह किससे है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए
राष्ट्रपति को यहाँ पे आगे बढ़ना है, भरना यहाँ पे खाली जगह है के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यानी कि अपनी कार्यालय शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेह हैं। यहाँ पे प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति जो हैं किसके प्रति जवाबदेह हैं, किसके लिए, अपने कार्यालय शक्तियों के प्रयोग के लिए। तो देखते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के प्रति, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि अपनी कार्यालय शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होते। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, या ना तो CJI किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। बात करें अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि CJI की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही CJI की नियुक्ति करते हैं। और अन्य जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन जजों की नियुक्ति भी इनकी CJI की सलाह पर प्रेसिडेंट ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे सब प्रश्न बने हुए हैं, एक एक शब्द जो है क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। अब देखिए, यह प्रश्न क्या है, VVI प्रश्न है, पॉलिटी का जो है डीप प्रश्न है। BPSC ऐसे ही डीप लेवल के प्रश्न चूरन प्रश्नों का तो बिल्कुल आपने पिछली बार BPSC TRE 2.0 में देखा होगा कि चूरन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि डीप लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न वैसा ही है, कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसके पास हैं, राज्य सचिव के पास हैं, गवर्नर जनरल के पास है, वायसराय के पास है, केंद्रीय विधानमंडल या फिर ब्रिटिश सम्राट के पास है। यानी कि किसके पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, तो वायसराय या गवर्नर जनरल के पास है, ठीक है। वायसराय या गवर्नर जनरल के पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। ली कहाँ से गई है यह अवशिष्ट शक्तियाँ, तो यह कनाडा से ली गई, याद रखिएगा। कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। यानी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं, और उनमें से पूछ रहे कौन नहीं थीं। करे दश्यानी वेलायुद्दीन बेगम, एजाज रसूल, लीला रॉय या फिर नलिनी सेन गुप्ता। तो इनमें से कौन नहीं थीं, तो देखिए बेगम जो है दश्यानी थी, दश्यानी जी थी, बेगम एजाज रसूल थी, लीला रॉय भी थी, लेकिन नलिनी सेन गुप्ता यह नहीं थी। कहाँ पे, तो महिलाओं की जो संविधान सभा की महिला सदस्यों में इन 15 में नलिनी सेन गुप्ता नहीं थी, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछी गई है कि नहीं थी। अब देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। किस मामले में कहा था, तो मिनर्वा मिल केस, जो कि कब होता है 1980 में मिनर्वा मिल केस होता है, तो इसमें कहा गया नहीं। बेरुबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस या फिर बम्बई केस, किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो यह ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कौन था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, केरल में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। कब हुआ था, 1973 में, 1973 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और कैबिनेट बना, उस समय विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले किसके पास थे, कौन देखता था इन मामलों को, विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों को कौन देखता था, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि यह क्या थे उस समय, तो यह PM थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री, याद रखिए यह क्या थे, गृह मंत्री पूछा जाता है, ठीक है, तो गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, यह प्रेसिडेंट बने थे, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, सॉरी, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो यह फर्स्ट शिक्षा मंत्री क्या रहे हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब ऑप्शंस की बात करें हमारा कौन सा सही होगा, तो
स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल मामले पीएम आज भी कौन पीएम देखते थे, यानी कि जवाहरलाल, उस समय कौन थे पीएम, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू आईएनसी की कितने बैठकों की इन्होंने अध्यक्षता करी, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की, तो नेहरू जी ने कितनी 4 बार की। और अगर इनसे देखा जाए नेहरू ना रहे तो फिर दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार, 3 बार करी थी। यह प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न लग रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। 12वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन कब आता है, तो 1928 में आता है। कब आता है, फरवरी 1928 में आता है। गठन इसका साइमन कमीशन का कब होता है, लंदन में 1927 में। लेकिन भारत कब आता है, फरवरी 1928 में। कहाँ पे आता है, बम्बई आता है। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पे चोट लगती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था, तो देखते हैं किसमें शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। तो कब शामिल किया गया था, कहाँ शामिल किया गया था साइमन कमीशन की सिफारिशों को, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। हमारे संविधान में भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। अब देखते हैं 13वें प्रश्न को, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। इनकी कह रहा है किस अधिनियम ने लंदन में क्या किया, भारत के लिए उच्चायुक्त तो एक कार्यालय बना दिया और उसे भारत में राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया। तो वह कौन सा अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो वह कौन सा अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, ये ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमारा है कि नए राज्य के निर्माण, प्रश्न इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस प्रश्न को डालिए कि नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। देखिए क्या क्या टर्म दिया गया है कि नए राज्य का निर्माण करना है, नया राज्य बनाना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। हम किस अनुसूची में संशोधन करेंगे, तो देखते हैं किस अनुसूची में, पहले, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अगर नया राज्य बनाना है या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो हमें पहले अनुसूची में, कहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मैंने बताया मौलिक अधिकार कहाँ पे है, भाग 3, बार बार इसको आप रिवीजन करते चलिए। भाग 3 अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद को मैं आर्टिकल लिख रही हूँ। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से, तो आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक, 35 तक यह है। भाग 3 12 से 35 किसकी बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है। और मौलिक अधिकार जो है क्या, देखिए मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं, निलंबित, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं और कुछ नहीं किए जा सकते। जैसे आर्टिकल जीवन का अधिकार अनुच्छेद 20, 21, यह जो है क्या कभी इनको जो है रद्द नहीं किया जा सकता है। मैं मौलिक अधिकारों को बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से, एक डिटेल क्लास होगी उसके बाद से उससे संबंधित प्रश्नों को करवा दूंगी। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी सब से संबंधित एक एक लेक्चर आएगा, लेकिन पहले प्रश्नों को देख लिया जाए आज। अब कह रहा है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उन्हें निलंबित नहीं किया, देखिए प्रश्न ही वही है कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री की आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या फिर डी है आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि जब आपातकाल लगेगा तब उन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20-21 को छोड़ करके। ठीक है, जीवन का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है, 21 में है। ठीक है, अब बात करें आपातकाल की, तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, 3 टाइप के, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। बात करें कौन कौन सा, 352, 356 और 360। 360 किससे है, जान लेते हैं, वित्तीय आपात है। कौन सा आपात है, वित्तीय आपात है, जो कि भारत में भी एक बार भी नहीं लगाया गया है। 352 क्या है, जब बाह्य युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, जब दुश्मन देश आक्रमण करे तब 352 पूरे देश में लगा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, यह क्या होता है, इसी राष्ट्रीय आपात कहते हैं, राष्ट्रीय
आपात। ठीक है, जानिए यह टर्म क्योंकि बहुत ज़रूरी है, पूछ लेता है और गलत हो जाता है हम लोगों से। 352 राष्ट्रीय आपात है और 356 कहाँ पे, तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र फेल, संवैधानिक तंत्र मतलब सीएम का तंत्र फेल, तो वहाँ पे 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है 16वां। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे डीपीएसपी है, कह रहा है डीपीएसपी को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को किस देश के संविधान से अपनाया है? कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और आयरलैंड है। तो हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी, तो यह जो है 36 से लेकर के 51 तक, कहाँ से 36 से 51 तक जितने आर्टिकल हैं वह डीपीएसपी से संबंधित। डीपीएसपी क्या काम करता है? तो राज्य को कल्याणकारी नियमों पर चलने की बात करता है। लेकिन डीपीएसपी को क्या, ये कैसा है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो डीपीएसपी शॉर्ट में लिख रही हूँ, राज्य के निर्देशक सिद्धांत को डीपीएसपी लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, यह क्या है, कैसा है? वाद योग्य नहीं है। बहुत बार पूछा जाता है वाद योग्य है कि नहीं है? वाद योग नहीं है। क्यों नहीं है वाद योग? जान जाइए क्यों नहीं है। क्योंकि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए फोर्सेबल, इसको अंग्रेजी में वाद्य योग को क्या कहते हैं कि फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते अब जान लेते हैं अफ्रीका। यहाँ से साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो यह अफ्रीका था, हमने ले लिया, यानी कि साउथ अफ्रीका से ले लिया संविधान संशोधन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? यानी कि सबसे पुराना और पहला यूनियन कौन सा है विश्व का, पूछा है। कनाडा है, जापान है, यूएस है, भारत है। तो कौन सा है जो विश्व का सब पहला है और सबसे पुराना यूनियन है या फिर संघ है? तो देखते हैं कौन सा है। यूएसए है। कौन सा है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यूएसए, यानी कि यूएसए मतलब क्या हो गया? अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व का सबसे पुराना क्या है? संघ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? यह कौन डिसाइड करता है कि लाभ का पद क्या होता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यपाल? तो कौन तय करता है कि लाभ का पद है? तो लाभ का पद क्या है? संसद। कौन तय करता है? संसद। अनुच्छेद कहाँ पे? संसद। अगर पूछता है कि किस अनुच्छेद में संसद है, तो अनुच्छेद 79। कहाँ पे? अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? यानी कि संविधान का कौन सा भाग है जो संसद के गठन से, उसकी संरचना, अधिकारी, प्रक्रिया, जो विशेषाधिकार है, शक्ति आदि से संबंधित कौन सा है? तो 19वें प्रश्न में भाग दिया है, देखिए भाग 4 है, भाग 5 है, भाग 6 है, भाग 7 है। कौन सा? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भाग 5 जो है संसद के गठन, संरचना और उसके अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, प्राक्कलन समिति, 20वां प्रश्न की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी कि प्राक्कलन समिति यानी कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य है। पूछा गया है आरओ में प्रश्न पूछा गया था कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में और यह सबके सभी एलएस से, लोकसभा से ही होते हैं। कहाँ से होते हैं? तो यह सबके सभी जो है एलएस यानी कि लोकसभा से ही होते हैं 30 सदस्य। अब बात करें प्राक्कलन समिति, और यह क्या है? सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं इसीलिए इसे सबसे बड़ी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य हैं इसमें। अब कह रहे हैं कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि CD दोनों एक ही दे दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष यहाँ कर लेते हैं हम, लोकसभा उपाध्यक्ष कर लेते हैं एक को, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे कर लीजिए लोकसभा, क्या कर लीजिए? उपाध्यक्ष कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उपाध्यक्ष कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति से संबंधित, क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए
जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? यानी कि PIL, यानी कि PIL कहते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL यानी कि जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, इसका PIL जानिए। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा PIL के बारे में। तो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका। और इसको PIL को या जनहित याचिका को किस देश से ली गई है, कहाँ से उत्पन्न हुआ था यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट? तो देखिए UK यानी कि इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर US। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, US यानी कि अमेरिका। कहाँ पे यह कॉन्सेप्ट आया था? अमेरिका से यह कॉन्सेप्ट आया था PIL का। किसका? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? अब देखिए दे दिया है राज्यपाल से संबंधित योग्यता क्या क्या है। तो वह क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, मैंने ऊपर बताया है कि कितनी होनी चाहिए। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, या फिर कम से कम स्नातक होना चाहिए। देखिए, ना तो स्नातक होने की बात की गई है, ना तो विधायक की सेवा की बात की, और ना ही आयु 45 वर्ष की बात की, बल्कि वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। आयु कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष। याद रखिएगा, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसको आयु को तो एकदम अच्छे से याद रख लिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23वां, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो देखते हैं। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके संबंध में राज्यपाल की शक्ति क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि वह जो है राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का कार्यकाल तय कर सकता है। यानी कि कितने समय तक राज्य चुनाव आयुक्त अपना काम करेंगे, ये उनका जो है टेन्योर या फिर उनका जो कार्यकाल होगा कौन तय करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। याद रखिए, राज्यपाल के लिए आयु कितना? 35 वर्ष। 30 वर्ष और 35 वर्ष दे करके कन्फ्यूज कर देता है, इसीलिए एकदम रट लीजिए कि 35 वर्ष होना चाहिए। 24वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल? तो बात करें अगर राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की, तो कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल तय करता है कि राष्ट्रपति के कितने वेतन होंगे। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों को तय करता है कौन? राज्य विधानमंडल तय करता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मतलब बात कर रहा है कि कौन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, यानी कि किसी ने संविधान का उल्लंघन किया उससे संरक्षण, केंद्र राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, या फिर राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इससे संबंधित जो है मामले, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह कहाँ पे? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लास में ही चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाए। भाग 3, अनुच्छेद कहाँ से? आर्टिकल, मैं अनुच्छेद को बार बार कह रही हूँ कि मैं आर्टिकल लिख रही हूँ। आर्टिकल कहाँ से? तो 12 से 35 तक। कहाँ से? 12 से 35 तक दिया गया। और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन DPSP, याद रखिए, DPSP क्या है? फोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। इसीलिए आप इसके लिए ना तो SC सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही HC यानी कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं DPSP के लिए, लेकिन आप मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? यानी कि किस वजह से जो ग्राम न्यायालय आया, कॉन्सेप्ट यह निकल के आया, किस वजह से? गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, भारत की विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, और गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। यानी कि किस, ये इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जिसके लिए जो है, जिसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी? तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी ऑप्शन सही है कि गरीबों और वंचितों तक न्याय की पहुंच हो जाए,
उसके बाद से भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर 114वीं रिपोर्ट दी और ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने दिया था? विधि आयोग ने दिया था। देखिए विधि आयोग है, याद रखिएगा। और गरीबों को न्याय उनके द्वार पर मिल जाए, यह तीनों चीज़ें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 27वां प्रश्न हमारा है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ग्राम न्यायालय किसके द्वारा निर्देशित होता है? कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो अगर हम बात करें ग्राम न्यायालयों की तो ये पंच परमेश्वर के सिद्धांत पे चलते हैं, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है। 28वां प्रश्न है कि पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, यानी कि पेशा को किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999। तो कब आया था? 1996 में आया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न है 29वां, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? यानी कि जो अधिसूचित क्षेत्र समिति होती हैं वे किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, या फिर दोनों? तो कौन सी बात करता है यह? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों हमारे क्या हैं? सही है। आज का अंतिम प्रश्न होगा 30वां। देखते हैं, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? यानी कि स्थानीय सरकार की जो है केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखते हैं 1947 में, 1954 में, 1950 में, या फिर 1945 में। तो बात करें इसकी कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1954 में। 1954 में जो है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। और 1954 से ही क्या होता है? भारत रत्न क्या होता है? भारत रत्न प्रदान किया जाता है 1954 से। दोनों चीज़ें याद रिलेट कर लीजिए कि 1954 से ही स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना होती है और इसी समय से ही भारत रत्न भी दिया जाता है 1954 से ही। ठीक है, तो यह थे हमारे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। आगे इसके बाद से सीरीज जारी रहेगी आपकी बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी हमारा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन बीपीएससी 3.0 में आपका एक सीट कंफर्म हो। सारे प्रश्नों को आप लगातार क्लास से जुड़े रहिए और देखते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।